हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स गाइस। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGG 172 लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, ये लाइट की वजह से थोड़ा दिखा नहीं, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स करवाऊंगी। इस बुक में आपके पास में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, जिसका फर्स्ट ब्लॉक मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ और आज मैं आपको इसका 4th ब्लॉक और उसकी यूनिट 3 करवा रही हूँ, जिसको कहते हैं वर्ब फ्रेज। अब यहाँ पे देखिए ये 4 ब्लॉक्स हैं आपके पास में। ऑलमोस्ट ब्लॉक्स मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अभी हम कर रहे हैं वर्ब फ्रेज और ये जो वर्ब फ्रेज है ये ऑलरेडी मैं स्टार्ट करवा चुकी हूँ। आज इसका लास्ट पार्ट है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और बाकी के पार्ट्स के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके कोर्स के नाम से BEGG के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है और आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। इसके बाद में गाइज अब जो टॉपिक आता है ना वो है मोडाल्स। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपका एग्जाम है तो आपको पढ़ना है। मोडाल्स अगर आप इंग्लिश स्पोकन करते हैं, ग्रामर करते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, किसी भी तरीके से आप पढ़ते हैं ना, तो मोडाल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ मोडाल्स की ना लिस्ट गिवन है आपको। यहाँ पे टोटल आपके पास में देखिए ये इतने सारे मोडाल्स हैं, 8 और 9, 10 कुछ हैं, कितने हैं यहाँ पे, वेट अ मिनट, टोटल 11 मोडाल्स आपको गिवन है और जिसके ना अलग अलग तरीके से मीनिंग्स हैं। अब ये मोडाल्स देखिए, पहले से मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ। फर्स्ट है विल। विल का मतलब क्या होता है, फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं। अब विल जो होता है, इट विल रेन वेरी सून, इसका मतलब क्या है कि बारिश होगी। मतलब कि आप जो विल वर्ड है ना, इसको कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक विल का नॉर्मल सेंटेंस में आपने यूज़ किया। सेकंड जो विल होता है वो विल पावर से रिलेट होता है। विल पावर मतलब आपके ऊपर कितना ट्रस्ट है कि आप कोई चीज़ है जो आपको पता है कि आप कर सकते हैं, तो वो क्या है, आपकी विल पावर है। और आपको पता है कि वो चीज़ टफ है तो भी आप उसको करना चाहते हैं, तो वो क्या है, विलिंगनेस में आता है। इतना समझ में आया। दोनों फर्स्ट आता है प्रिडिक्शन कि ऐसा हो सकता है, तब आप विल का यूज़ करेंगे। सेकेंड वन जो होगा वो होगा विलिंगनेस, कि आपकी जो स्ट्रेंथ है या वो आप कितना किसी चीज़ को कर सकते हैं। जैसे कि आई विल डू दिस फॉर यू, हु विल कम फॉरवर्ड टू टेक ऑन दिस चैलेंज। तो यहाँ पे क्या है, एक तरीके की विलिंगनेस शो होती है। नेक्स्ट आता है थर्ड पे रिक्वेस्ट, ऑर्डर या इन्विटेशन। तो यहाँ पे क्या है, आप किसी से पूछ रहे हैं विल यू डू दिस फॉर मी या फिर विल यू डू मी अ फेवर। तो आप क्या कहते हैं यहाँ पे, या तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर ऑर्डर दे रहे हैं कि उसे वो चीज़ करनी होगी, या फिर आप इन्विटेशन दे रहे हैं। तो ये चीज़ें भी इसमें आती हैं विल में। इसके अलावा कुछ जर्नल फैक्ट्स हैं, जैसे कि हॉट वेदर विल कॉज परसेपरेशंस, या कैट विल ऑलवेज लैंड ऑन इट्स फीट्स। मतलब कि ये क्या है, जर्नल फैक्ट्स है कि ऐसा होता है, ये चीज़ आपको पता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो ईचिंग होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो रैशेस होंगे। तो ये चीज़ क्या है, जर्नल फैक्ट्स में आती हैं, तो भी आप इसको इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो 5th यूज़ आता है, लास्ट यूज़ इसका, इंसिस्टेंस होता है। इंसिस्टेंस का मतलब होता है कि किसी को ना इंसिस्ट करना कि वो चीज़ उसे करनी है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ही विल डू इट वेदर यू से, वॉट एवर यू से। मतलब कि क्या है कि वो काम करेगा चाहे आप जो मर्जी बोलो। ऐसा होता है ना कि किसी का माइंड सेट हो जाता है किसी चीज़ को लेके, तो उसे वो चीज़ करनी ही करनी होती है। आई विल गो देयर कम वॉट में। ओके, तो क्या है कि ये यहाँ पे क्या है, इंसिस्टेंस भी हो गया और एक तरीके का कमांड या ऑर्डर भी हो गया कि उसे वो चीज़ अपने अकॉर्डिंग करनी ही करनी है। सेकेंड मोडाल आता है वुड। ये विल के बाद वाला ही है, इसमें वुड भी इसी की एक तरीके की फॉर्म है। तो इसमें भी सेम चीज़ें, विलिंगनेस हो सकती है, रिक्वेस्ट हो सकती है, हैबिट या कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो सकती है। जैसे विलिंगनेस और रिक्वेस्ट तो आप समझते होंगे, हैबिट या कैरेक्टरिस्टिक कैसे, द चिल्ड्रन वुड ऑलवेज बी नोटी। तो ये चीज़ ना फैक्ट है कि आपको पता है जो बच्चे होते हैं वो शरारती होते ही होते हैं। तो ये चीज़ आपने कहाँ पे लिखा, ये हैबिचुअल में लिख दिया। ही वुड कम हियर एंड लाई ऑन द ग्रास फॉर आवर्स। अब जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको ना बहुत लेट हर काम करने की हैबिट होती है, तो उनका ये एक तरीके का रूटीन बन जाता है। फिर आप उनसे रीज़न पूछोगे तो वो आपको कोई ना कोई एक्सक्यूज़ देंगे। ऐसा मेरी क्लास में भी कई बार होता है। तो ये चीज़ क्या होता है, वुड आप वहाँ पे भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, कि ये चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। जैसे दैट वुड बी अ गुड चॉइस, कि मतलब हाँ वो आपकी गुड चॉइस हो सकती है और नहीं हो सकती। ये पॉसिबिलिटी जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये एग्जाम के लिए भी हो सकती है कि हाँ हो सकता है आप लोगों का इंग्लिश का एग्जाम ईजी आए, हो सकता है टफ भी आए, हो सकता है मॉडरेट आए, और ये भी हो सकता है कि अगर आप पढ़कर जाएंगे तो आपको पेपर ईजी लगे। ऑब्वियसली होता है ना ये चीज़ कि पढ़ के जाते हैं तो पेपर क्या लगता है, ईजी लगता है। नेक्स्ट आता है मोडाल, वो है शेल। शेल का यूज़ किस में करते हैं, या तो प्रिडिक्शन में कि कोई चीज़ आप प्रिडिक्ट करें कि ऐसा हो सकता है,
या फिर उसका इंटेंशन होता है। इंटेंशन का मतलब जैसे वी शैल ओवरकम या आई शैल गिव यू सम मनी, तो इसमें क्या है, इंटेंशंस के साथ आप कर रहे हैं। वी शैल ओवरकम मतलब कोई काम है उसको ओवरकम करना है, या फिर आई शैल गिव यू सम मनी, तो ये चीज़ें क्या है, इंटेंशंस के साथ में हो रही हैं। या फिर ये एक लीगल लैंग्वेज भी हो सकती है। नो पर्सन शैल एंटर दिस एरिया, मतलब कि आपने एक लीगल लैंग्वेज दी, एक कोई एरिया है जहाँ पे बैरिगेट्स लगा दिए और वहाँ पे कोई इंसान नहीं जा सकता है, तो आपने वहाँ पे किसका वर्ड का यूज़ किया, शैल का यूज़ किया। इसके बाद में गाइस शुड वर्ड जो है ना बहुत पोलाइट वे में इसको यूज़ किया जाता है, और ये वन ऑफ माय फेवरेट मॉडल है, मुझे बहुत पसंद है ये शुड वर्ड का यूज़ करना। अब जैसे देखिए, इसका एक वर्ड होता है ऑब्लिगेशन या फिर नेसेसिटी में यूज़ करते हैं। शी शुड लिसन टू योर एडवाइस, मतलब कि जो आप एडवाइस दे रहे थे या दे रहे हैं वो उसे सुननी चाहिए। डॉक्टर शुड बी केयरफुल अबाउट पेशेंट्स फीलिंग्स, तो जो डॉक्टर है वो उन्हें काफ़ी मतलब कि पॉसेसिव या केयरफुल होना चाहिए पेशेंट्स की फीलिंग के लिए, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो सबकी फीलिंग्स का ध्यान रखेंगे तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ओके नाउ, इसके अलावा कुछ कंडीशनल एक्सप्रेशंस भी हो सकते हैं। शुड यू डिसाइडेड टू जॉइन, लेट अस नो इमीडिएटली, मतलब कि कंडीशनल एक्सप्रेशंस का मतलब क्या है कि आप किसी से पूछ रहे हैं क्या उसे वो ज्वाइन करना है या नहीं करना, तो उस चीज़ का आंसर वो आपको जल्दी से जल्दी दे। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है शुड के बाद में गाइज नेक्स्ट आता है कैन में भी ये बहुत ईजी है। कैन में एबिलिटी भी हो सकती है कि ही कैन डू दिस या आई कैन डू दैट, तो ये चीज़ हो सकती है। परमिशन भी हो सकती है, जैसे कैन आई यूज़ माई मोबाइल फ़ोन हियर, आप कहीं पे हैं, आप वहाँ पे परमिशन ले रहे हैं, तो कैन की जगह आप मे वर्ड को भी यूज़ करते हैं, जो कि दोनों ही तरीके से क्या करते हैं, परमिशन को शो करते हैं। लेकिन जो मे वर्ड होता है ना, ये ज़्यादा फॉर्मल वे में होता है। कैन वर्ड आप फिर भी कहीं पर भी यूज़ करते हैं। मे का एग्जाम्पल, स्कूल से लेके अभी तक आप मतलब स्कूल में 12 साल आपने ये चीज़ सबने सुनी होगी, मे आई कम इन मैम, मे आई गो टू वॉशरूम, या मे आई हैव सम डाउट्स, या कुछ भी, मतलब इस तरीके से जब आप मे वर्ड का यूज़ करते हैं ना, तो वो काफ़ी फॉर्मल वे में होता है, और आप अपने टीचर्स के साथ में या जो अपने सीनियर्स होते हैं उनके साथ में ये चीज़ करते हैं। या कोई काम हो रहा है और वहाँ पे आप पूछना चाहते हैं, तो मे आई डू भी आप बोल सकते हैं कि मतलब आप वो काम उसको कर सकते हैं। इस तरीके से आप परमिशन के वे में मे और कैन का यूज़ कर सकते हैं। कैन आप कभी भी यूज़ कर लेना, लेकिन मे अगर आप करते हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही फॉर्मल वे में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी, तो एनीबडी कैन मिस्टेक्स, मतलब गलती किसी से भी हो सकती है। ऐसे हिंदी में आप बोलते हैं ना, इवन अ गुड प्लान कैन फेल टू वर्क फॉर सिंपल रीजन, कई बार जो बहुत अच्छा प्लान है, बहुत प्री प्लानिंग है, स्टिल वो भी फेल हो सकता है किसी सिंपल रीजन से। तो यहाँ पे कैन के कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखे हैं। कैन के बाद में नेक्स्ट आता है कुड का वर्ड का जो यूज़ होता है, या तो वो पास्ट एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, या फिर हम परमिशन के लिए करते हैं, या फिर मेकिंग कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप यूज़ करते हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेज हैं, या पढ़ लेना, वन गो में समझ आ जाएंगे। नहीं आते तो आप फिर भी मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि गाइज एक एक सेंटेंस को अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी ना तो इतना टाइम नहीं है, अभी बहुत सारा सिलेबस आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आता है मे। एज आई सेड कि मे और कैन का यूज़ परमिशन के लिए किया जाता है, ये ज़्यादा फॉर्मल होता है कैन के कंपैरिजन में। तो फर्स्ट तो परमिशन हो गया। सेकेंड वन इज़ फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, जैसे इट मे बी रेनिंग नाउ इन दिल्ली, दैट डॉग मे बाइट यू, आप किसी को देख के कुछ आइडिया लगा रहे हैं। उसके अलावा जो गुड और बैड विशेज़ होती हैं वहाँ पे भी आप मे वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे कि मे योर एंटरप्राइजेस बी अ ग्रैंड सक्सेस, या मतलब किसी ने कोई काम स्टार्ट किया है तो आप उसको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि हाँ आई होप कि आपकी जो काम है या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस मिले, टाइप ऑफ। इसके बाद में नेक्स्ट आता है माइट भी एक तरीके का परमिशन ही है, मतलब कि मे की ही फॉर्म है ये। पॉसिबिलिटीज़ में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है मस्ट जो होता है ना कि मस्ट मतलब कि होता है कि कंपल्शन है, कोई चीज़ की कंपल्सरी वो चीज़ करनी ही करनी है, ऑब्लिगेशन है या कंपल्शन है, तो उसे हम मस्ट कहते हैं। जैसे दिस लेटर मस्ट बी सेंट इमीडिएटली, कोई एक लेटर है उसको इमीडिएटली मतलब तभी की तभी उसको जल्दी से जल्दी उसको डिलीवर करना है या सेंड करना है, तो ये क्या है, ऑब्लिगेशन या कंपल्शन। या फिर लॉजिकल नेसेसिटी में क्या आता है, देयर मस्ट बी अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, मतलब कि कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, लॉजिकल नेसेसिटी, ये लॉजिकल वे में, मतलब ऐसा ही नहीं कि कुछ भी आप बोल रहे हैं और उसका कोई यूज़ नहीं है। सो नेक्स्ट आता है ऑट टू और डेयर एंड नीड, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा ज़्यादा समझा देती हूँ मैं आपको। ऑट टू का यूज़ जो होता है ना वो मस्ट की तरह ही यूज़ होता है, लेकिन जो ऑट टू होता है इन प्लेस ऑफ मस्ट
विद द सेम सेंस। तो जो ought to होता है उसको आप मस्ट की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं, और ought to वर्ड जो होता है ये भी ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी को ही शो करता है। फॉर एग्जाम्पल देयर ought to be a solution to this problem, तो यहाँ पे मस्ट भी लगा सकते थे और आप ought भी वर्ड को यूज़ कर सकते थे। तो दोनों ही सिचुएशन में आप ought वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपके पास में गाइस डेयर और नीड। डेयरिंग का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ना बहुत रिस्ट्रिक्टेड है और स्टिल आप उसको करना चाहते हैं, और नीड का मतलब होता है ज़रूरत। जैसे आई डेयर नॉट टू डू सच अ थिंग, यू नीड नॉट वरी अबाउट द टिकट्स। तो यहाँ पे क्या है, डेयर हो गया और नीड, दोनों देखिए, दोनों सेंटेंसेस में देखिए, फर्स्ट जो सेंटेंस होता है ना एक तरीके की कमांड है, एक तरीके की ज़िद होती है, और नीड का मतलब होता है कि कोई आपको मतलब कोई एक सिचुएशन आप बता रहे हैं कि उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं ये बोल सकती हूँ कि हाँ मैंने इंग्लिश का इतना सिलेबस आपका करवा दिया और एग्ज़ाम से पहले इतना करवा दूंगी कि आपको एग्ज़ाम के लिए टेंशन लेने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं मोडाल्स के, और आप इनको वन बाय वन एक एक एग्जांपल को आप समझ सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएंगे और आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नाउ यहाँ पे आपको रिविजन एक्सरसाइज गिवन है गाइस। ये जो रिवीजन एक्सरसाइज है, फर्स्ट आपको वर्ब फ्रेज है, इसमें आपको टेंस और एस्पेक्ट पहचाना है जो कि पहले वाली वीडियो से मिला आपको। उसके बाद में यहाँ पे आपको कॉलम्स को मैच करना है, यहाँ पे कुछ कॉलम ए है और कॉलम बी दे रखा है। थर्ड में आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस टाइप दे रखे हैं और इसके मॉडल्स आपको पहचानने हैं। जो अभी हमने करा है ना वही आपको ये यहाँ पे करना है, कुछ सेंस और कुछ मीनिंग दे रखे हैं, आपको बताना है वहाँ पे कौन से वाले मॉडल का यूज़ होगा। सो फाइनली आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो गई है, यूनिट 2 कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद में हम करेंगे ब्लॉक 2 इस बुक का, जिसके अंदर 4 यूनिट्स हैं और मैं जल्दी से जल्दी उनको अपलोड कर दूंगी। अब बाकी अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।